आ जाओ भाई। अब तक हम बात कर चुके हैं बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ऑइसोफेगस, स्टमक। अगला अपना आ जाता है बाइल जूस। बाइल जूस मतलब पित्रस। बाइल जूस मतलब पित्रस। अब हम बात करेंगे पित्रस के बारे में कि पित्रस क्या और क्या नहीं है। बड़े ध्यान से पॉइंट सुनना, लगेगा सिंपल परंतु कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। बाइल जूस की बात करें, नंबर 1 देखो इसके अंदर, अगर ये देखा जाए पित्रस या बाइल जूस, अगर हम बात करें बाइल जूस या पित्रस रिलीज कहाँ से होता है, यानी स्त्रावित कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिए ये लीवर से रिलीज होता है। इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि बाइल जूस रिलीज फ्रॉम, बाइल जूस इज रिलीज फ्रॉम कहाँ से होगा, ये रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम कहां से होता है रिलीज, ये लीवर से। इस बात का खासकर ध्यान रखना है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय से नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, तो लीवर यानी यकृत से रिलीज होता है। कहां से स्त्रावित होता है, यकृत से रिलीज होता है, इस लीवर से रिलीज होता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ये हो गया रिलीज होने का। अगली बात करें इसके अंदर स्टोर। अगर ये पूछा जाए कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, यानी कहाँ पर, पित्ताशय में। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से। कहां से रिलीज होता है, लीवर से, बट स्टोर यानी एकत्रित कहां होता है, संश्लेषित कहां होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट है अपने पास बाइल जूस के बारे में कि नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल ह्यूमन, क्या एक नॉर्मल ह्यूमन, एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो पर डे में लगभग 600 ml क्या है बाइल जूस ईच डे, प्रत्येक दिन में क्या करता है, रिलीज करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति या साधारण व्यक्ति जो क्या हर रोज लगभग 600 ml बाइल जूस रिलीज करता है। और अगर हम बात करें स्लाइवा कितना रिलीज करता है, 1.5 लीटर। स्लाइवा कितना रिलीज करता है, 1.5 लीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें बाइल जूस के अंदर, तो बाइल जूस का पीएच मान की बात करें, अगर हम बात करें पीएच वैल्यू, तो इसकी होती है 7.5 टू 8.5, यानी लाइट एल्कलाइन, यानी लाइट एल्कलाइन, यानी हल्का क्षारीय, यानी क्या है, हल्का क्षारीय है। कैसा है, हल्का क्षारीय है। यहां बात क्लियर हुई आपको कि पीएच वैल्यू कितनी है, 7.5 टू 8.5, यानी लाइट एल्कलाइन, हल्का क्षारीय है। तो ध्यान रखिए जो गॉल ब्लैडर पित्ताशय है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एल्कलाइन, यानी बेस, यानी कैसा है, क्षारीय है, और वो भी कैसा, हल्का क्षारीय। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें अगर हम बाइल जूस में, तो अगला पॉइंट हमारे पास है कि बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें बाइल जूस के फंक्शंस की, इसके कार्य की बात करें, फंक्शन यानी इसके कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या है, सबसे मेन या मुख्य कार्य इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसको हिंदी में बोलते हैं वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण। अब देखो यहां बच्चों का एक क्वेश्चन जनरेट होता है ऑफलाइन के अंदर कि सर ये पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या होता है, पाइसीकरण या फिर ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो ऐसा आपके मन में भी विचार आया होगा, तो उस डाउट को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण का मतलब है जो वसा है उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। तो क्या अब इसके पास खाना आता है, क्या इसके पास फैट आता है गॉल ब्लैडर में कि ये उसको तोड़ दे, नहीं।
जब यहां से खाना, जब यहां से क्या है स्टमक, देखो यहां से क्या है था बोलस, यहां से क्या था काइम, जैसे ही काइम या भोजन जो क्या है नीचे छोटी आंत वाली इसमें पाइप में ड्यूडेनम में या ग्रहणी में एंटर करता है तो बाइल जूस यहां से रिलीज होता है और तोड़ने फोड़ने का जो काम होगा कहां होगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। कहां होगा, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और कहां पर है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो जगह कौन सी है, कौन सी जगह पर है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर है इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम करते हैं बाइल जूस के बारे में बात की है तो बाइल जूस क्या, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट यानी पित्तवर्णक। पित्तवर्णक मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो बाइल जूस अगर हम बात करें, बाइल पिगमेंट की बात करें तो बाइल जूस में क्या होता है, बिलीरुबिन। नंबर 1 बात करें तो इसमें पाया जाता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है, हिंदी में भी ये बिलीरुबिन रहेगा, इंग्लिश में भी ये बिलीरुबिन रहेगा। दूसरा बिलीवर्डिन, और क्या पाया जाता है पित्त के अंदर, बिलीवर्डिन, कुछ लोग वार्डिन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसके अंदर कोलेस्ट्रोल, क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रोल। चौथा सॉल्ट, और क्या है, मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें क्लास बाइल जूस पितरस, पितरस का काम क्या है, पितरस का काम है बाइल, सबसे पहले क्या हम बाइल जूस इसके बारे में बात करते हैं। बाइल जूस क्या है, रिलीज कहां से होता है, लीवर से। कहां से, लीवर से। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। और कितना रिलीज होता है, लगभग 600 ml, लगभग 600 ml क्या होता है यहां से, लीवर क्या है, लीवर से क्या है बाइल जूस रिलीज होता है। पीएच मान कितना इसका, 7.5 to 8.5 यानी लाइट अल्कलाइन यानी हल्का क्षारीय। मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण। तो पाइसीकरण क्या होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि वो आसानी से क्या हो, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट किया जा सके। और ये कहां होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है क्या गॉल ब्लैडर में होता है, नहीं। क्या बाइल डक्ट में होता है, नहीं। ये कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अकॉर्डिंग टू फूड या अकॉर्डिंग टू क्या रिक्वायरमेंट, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जितना भोजन आया उसकी आवश्यकता के हिसाब से यहां से बाइल जूस क्या है, बाइल डक्ट के थ्रू कहां हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। किस भाग में, ड्यूडेनम में। किस भाग में, ड्यूडेनम में। अगर यह पूछा जाए कि बाइल पिगमेंट क्या है, तो अगर हम बात करें बाइल पिगमेंट की तो बाइल पिगमेंट यानी पित्तवर्णक क्या है, पित्तवर्णक है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सॉल्ट्स। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सॉल्ट्स ये पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट में, ये पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट के अंदर। तो अब देखो क्या इसमें और बताऊंगा, इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा बिलीरुबिन क्या है, बिलीवर्डिन क्या है, और ये क्या हमारे पास सॉल्ट्स वगैरह, इनके बारे में भी, बाइल पिगमेंट के बारे में, खासकर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूं आपको जिसको एक्सप्लेन आगे करूंगा कि बाइल जूस का कलर क्या होता है। अगर पूछे बाइल जूस का कलर क्या होता है, कुछ किताबों में आपको ये ग्रीन मिलेगा, कुछ किताबों में आपको ये येलो मिलेगा। अगर हम बात करें कलर की तो इसका होता है येलो ग्रीनिश, इसका कलर होता है, दिख रहा होगा भाई, यहां आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो येलो ग्रीनिश लिख लेना। क्या येलो ग्रीनिश, मैंने शायद स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी, देख लेना उसको। तो इसका कलर क्या है, इसका कलर होता है येलो ग्रीनिश, यानी क्या है, ग्रीन कलर के अंदर आपको येलो येलो टाइप की इस प्रकार से लेयर से दिखाई देगी तो येलो ग्रीनिश टाइप का होगा। ना पूर्ण रूप से ये क्या है, ग्रीन है, ना पूर्ण रूप से येलो है। ये बात मैंने लास्ट में क्यों लिखी, क्योंकि जब मैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को यह चीज भी बता दूंगा कि इसका येलो ग्रीनिश कलर क्यों है। अब देखो कुछ लोगों को क्या मन में एक बात आती होगी कि पित्त की पथरी हो जाती है। जी हाँ,
जो पित्त की पथरी क्या है फिजिकली क्या है, ये क्या है डिसऑर्डर से, ये क्या है यहाँ पर डिसऑर्डर हो जाता है कुछ, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है जो डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है कहां पर, यहां बाइल में है, बाइल जूस में है, तो यहां पे गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है। तो जो पित्त की पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल प्लस में सॉल्ट से मिलकर बनती है। किससे? कोलेस्ट्रॉल प्लस में सॉल्ट से। कुछ लोगों के मन में यह आया होगा कि पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जिलेट से होता है, नहीं, वो किडनी वाली है, हम वहां बात करेंगे। यहां बात करने के लिए हमारे पास अगर पित्त की पथरी पूछे तो किससे मिलकर के बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल प्लस में मैनी नंबर ऑफ सॉल्ट से बनी होती है। इसको नोट में लिख लेना। अब क्या होता है, कुछ लोगों के जब क्या पित्त में पथरी बन जाती है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में पित्ताशय में जब पथरी बन जाती है तो क्या है, अपने इंडिया में क्या होता है कि ट्रीटमेंट थोड़ा देसी टाइप में ज़्यादा होता है। गॉल ब्लैडर काट के साइड में कर दिया, पित्ताशय करके साइड में कर दिया, डायरेक्ट कर दिया इसको। अब क्या होता है, जब ये काट के साइड में कर दिया जाता है तो भाई भोजन का पाचन कैसे होगा? तो इनको बहुत सारे परहेज बताए जाते हैं। इस प्रकार के पेशेंट जो होते हैं इनको ये बताया जाता है कि भाई तुम्हें बहुत सोच समझ के खाना खाना है, वो ज़्यादा खाना नहीं खाना जिसमें फैट ज़्यादा हो, कम से कम फैटी खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है जो इजीली सॉल्यूबल हो, यानी आसानी से घुलनशील हो। ये चीज़ें, कई सारी चीज़ें बताई जाती है। और उन लोगों में भी कभी कभी क्या है, अगर वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं या परहेज ना रखे, ठीक है, थोड़ा सा एहतियात न बरते, तो उनमें क्या उसको खाना नहीं पचता, उन लोगों के खाना नहीं पच पाता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। परंतु विदेशों में देखा जाए तो ये क्या सिंथेटिक गॉल ब्लैडर लगा दिया जाता है, जैसे क्या सिंथेटिक हार्ट, दूसरा हार्ट लगा दिया जाता है, इसी प्रकार गॉल ब्लैडर भी क्या है सिंथेटिक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से 1 मिनट के लिए साइड में हटूंगा, आप लोग इसको पॉज करें, पूरे पॉइंट को नोट करें, जो जो बताया वो नोट कर ले, आगे हम मिलेंगे बाइल पिगमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, नोट कर लो इसको। आ जाओ भाई, आगे बात कर रहे हैं बिलीरुबिन, जो बाइल पिगमेंट थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में। अब क्या है, अगर देखा जाए बिलीरुबिन की बात करें तो एक्चुअल में इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। बिलीरुबिन की बात करें तो इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। और वहीं अगर बिलीवर्डिन की बात करें तो इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। बिलीरुबिन की बात करें तो येलो था और बिलीवर्डिन की बात करें तो ग्रीन कलर है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों क्या है? बाइल पिगमेंट है, दोनों क्या होते हैं? बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रीन और येलो दोनों मिलकर कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे? येलो ग्रीनिश। परंतु कुछ लोगों में अगर नजर आए कि ग्रीन ज्यादा है तो उसका कारण बिलीवर्डिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और कुछ लोगों में यह है कि क्या बिलीरुबिन की मात्रा थी, येलो कलर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब देखिए इन दोनों का निर्माण कैसे होता है। अगर हम बात करें दोनों की फॉर्मेशन की, दोनों के फॉर्मेशन की बात करें तो दोनों का निर्माण कैसे हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन की, तो निर्माण इनका ऐसे होता है, भी डेड आरबीसी होती है ब्लड में। ब्लड जो है, रक्त जो है, ब्लड में क्या होती है? डेड आरबीसी प्रेजेंट होती है। डेड आरबीसी प्रेजेंट होती है। उन आरबीसी के अंदर, इन डेड, हर आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इन आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। मैंने एच भी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, हीमोग्लोबिन लिख लेना। क्या है? हीमोग्लोबिन, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और जब इस हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है, यानी इस हीमोग्लोबिन के विखंडन से, हीमोग्लोबिन के विखंडन से, जब ये हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या है? निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको सही से क्या अपने नोट्स में लिख लेना। क्या लिखना है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण, इनका निर्माण कैसे होता है। अगर बात की जाए निर्माण की, तो हम बात करें निर्माण की, तो निर्माण होने के लिए क्या होता है? इसके अंदर ब्लड के अंदर डेड आरबीसी होती है, स्प्लीन वगैरह में पड़ी होती है, आगे बात करेंगे, फिलहाल आरबीसी से मतलब रखो। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन के विखंडन या फिर ब्रेक डाउन, इंग्लिश वालों के लिए क्या है, या उसके ब्रेक डाउन से, उसके ब्रेक डाउन से क्या होता है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इनका? इस प्रकार से होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें बिलीरुबिन की, अगर बिलीरुबिन की क्वांटिटी क्या है, कभी कभी इसमें देखा जाए तो क्या है, लीवर में डिसऑर्डर होने से क्या होता है, जब लीवर में डिसऑर्डर हो जाता है,
डिसऑर्डर हो जाता है लीवर के अंदर, तो होता क्या है, लीवर में डिसऑर्डर की वजह से बिलीरुबिन की क्वांटिटी, बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो हो जाती है इंक्रीज, बिलीरुबिन की क्वांटिटी हो जाती है इंक्रीज। तो वो क्या है, ब्लड के अंदर येलो कलर ज्यादा हो जाएगा, तो जिससे हम कहते हैं कि जॉइंटिस हो गया, क्या हो गया, पीलिया हो गया। तो जॉइंटिस हो गया, क्या हो गया, पीलिया हो गया। कहते हैं इसका लीवर कमजोर है, इसके लीवर खराब होने की वजह से क्या पीलिया हो गया। हाँ जी, हुआ कैसे, जो लीवर है, लीवर में डिसऑर्डर यानी वो पूर्ण सही ऑर्डर रूप में न हो करके अनियंत्रित या हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस में ना होने की वजह से, सही से काम न करने की वजह से उसमें बिलीरुबिन की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। कभी कभी जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या है, व्यक्ति के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, कई बार जैसे नाखून देखें, आंखें देखें, तो या शरीर बॉडी में देखें, तो ये चीजें क्या है, पीला कलर शो करना शुरू कर देती है। उसे क्या है, पीलिया बोलते हैं, यानी जॉइंटिस हो जाता है। तो क्या है, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से पीलिया हो जाता है। अब लीवर में डिसऑर्डर कैसे आया, तो वो बैक्टीरिया, वायरस, जॉइंटिस होने के कारण वो वहां पड़ेंगे। हम यहां ये नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी ने अटैक किया लीवर में, इस वजह से डिसऑर्डर हुआ। हमें मतलब डिसऑर्डर से है, यहां पर इस समय सीखते हुए हमें मतलब क्या, सिर्फ सिर्फ लीवर में डिसऑर्डर से है। चाहे वो डिसऑर्डर वायरस की वजह से हुआ, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जो पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, हमें अब ये फर्क पड़ता है कि लीवर में डिसऑर्डर हुआ, बिलीरुबिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने से क्या, शरीर में पीलापन ज्यादा हो गया, पीलापन ज्यादा होने की वजह से क्या, व्यक्ति क्या जॉइंटिस से ग्रसित हो गया, पीलिया ग्रसित हो गया। यस या नो आया ना। अब कुछ लोगों के मन में यह आएगा कि बिलीवर्डिन की क्वांटिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, हिपैटिक डिजीज। क्या है, हिपैटिक यानी लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती है। किससे, लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती है। तो ये अपने पास था बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, दोनों ये चीज है। इसका कलर ग्रीन है, इसका येलो है, दोनों मिक्स होते हैं। तो क्या है, येलो ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस किया जाता है। किसका किया जाता है, अगर ये देखा जाए तो ये क्या, बाइल जूस का। अगर कभी ऑप्शन ये आ जाए कि आपको सिर्फ एक ही आंसर चूज करना है, येलो या फिर ग्रीन, तब आप ग्रीन कीजिए। इसके पीछे क्यों, बहुत बार आयोग के अंदर, आयोग कैसे, एसएससी वगैरह के अंदर, यूपीएससी में ऐसा नहीं आएगा, ऐसे अपवादजनक क्वेश्चन नहीं आएगा, येलो ग्रीन लिखा होगा। या तो आयोग के अंदर क्या है, कई बार एसएससी जैसे में या स्टेट एग्जाम में क्या है, ग्रीन कलर को चूज किया गया है। और ग्रीन ऑप्शन में नहीं यार, 4 फिक्स ऑप्शन है, तब आप येलो को चूज करें। और अगर येलो भी है, ग्रीन भी है, येलो ग्रीनिश है, तो आप येलो ग्रीनिश को करें। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन हो गया। तो मैं साइड में हट रहा हूं, आप लोग क्या जैसे जैसे बताया इसको फटाफट नोट कर लें। अच्छा, एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, रुको एक मिनट साथ में। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड है। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने पास है बाइल जूस के अंदर ही पाया जाता है, और कई सारी जगह पे पाया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो जाता है कई बार कि जो पित्त की पथरी की खोज किस प्रकार से की गई थी। एक्चुअल में क्या हुआ, जब पित्त की पथरी जो देखी थी फर्स्ट टाइम में, तो उस दौरान क्या, उसका जब एनालिसिस किया गया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया गया और कुछ प्रकार के सॉल्ट्स पाए गए। तो इसलिए पित्त की पथरी का निर्माण कोलेस्ट्रॉल और सॉल्ट से मिलकर होता है। ठीक है, तो मैं साइड में हट रहा हूं। बाइल पिगमेंट जो है, इन दोनों को आप नोट कर लें सही से अपने नोट्स में। तो ठीक है, अब देखिए इसमें ठीक है भाई, आगे हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाज की, अग्नाशय की। बक्कल कैविटी बात हो चुकी है, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक और बाइल जूस की बात हो चुकी है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोरेज होता है, मैं कुछ सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। लीवर सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम बात करें पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या है, यहां पर सबसे पहले पैनक्रियाज की लोकेशन देख लो। पैनक्रियाज जो है यहां से स्टमक से क्या है, यहां से जो स्टार्ट हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है। जो मैंने गोला बनाया यहां से लेके ब्लैक कलर में यहां तक क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। तो पैनक्रियाज की जो ये डक्ट है, देखो जो डक्ट होती है ना, वो किस चीज की है, उसके आगे नाम वो बन जाता है। जैसे यहां से बाइल जूस आने की डक्ट है, यानी नलिका है, डक्ट मतलब नलिका है, तो इसे क्या है, बाइल जूस आने की है, पित्रस आने की है, तो पित्त नलिका यानी क्या, बाइल डक्ट। तो यहां से पैनक्रियाज से जुड़ी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है तो डक्ट ही, क्या ये नलिका है। और क्या आने की, पैनक्रियाटिक जूस, तो इसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में, ड्यूडेनम पार्ट में। कौन से में, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी भाग में। छोटा सा भाग जो है एक्चुअल में सी शेप या यू शेप का होता है, पर तो ये वैसा डायग्राम नहीं बनाना, हमें सीखने के लिए ऐसा ही बनाना है। ठीक है, और अगर आप कहीं फाइनल एग्जाम में मेंस वगैरह लिखते हुए बनाते हैं तो यही बनाना है आप लोगों को। ठीक है,
क्या यहां पर जुड़ा हुआ पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है, पैनक्रियाज। अब पूरा डिटेल में बात करते हैं, वन बाय वन, जैसे हम लोग कर रहे हैं हर बार। देखिए पैनक्रियाज जो है, इसको, ये जो मानव के शरीर की, ये क्या है, मानव के शरीर की, अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी की, मानव के शरीर की द लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड है, द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी मैं हिंदी में बोलूं इसको तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगर ऐसा आ जाए कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या रहेगा, पैनक्रियाज रहेगा। और अगर ये आ जाए मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहां पर लीवर आ जाएगा। मिश्रित ग्रंथि नाम बोला गया, मैं यहां भी लिख देता हूं, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पैनक्रियाज। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर। अब ये मिश्रित ग्रंथि कैसे कह दिया सर, इसे मिश्रित ग्रंथि से क्या अभिप्राय है, तो अगर मिक्स ग्लैंड से या मिश्रित ग्रंथि से अभिप्राय पूछा जाए तो एक इस प्रकार की ग्रंथि, यानी एक इस प्रकार की ग्लैंड जो क्या है, एंजाइम व हार्मोन दोनों चीजें क्या स्त्रावित करती हो, रिलीज करती हो, एंजाइम और हार्मोन दोनों चीजें रिलीज करती हो, तो वो ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाएगी, मिक्स ग्लैंड कहलाएगी, यानी मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी। क्या आमाशय मिश्रित ग्रंथि है, नहीं जी, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिलीज कर रहा था। क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिलीज कर रहा था। परंतु पैनक्रियाज क्या है, मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करे। तो जो एंजाइम रिलीज करते हैं उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, उसे बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी जो एंजाइम को स्त्रावित करती है वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है, वो कहलाती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और आगे बात करेंगे जब हम एक्सो एंडो पढ़ रहे होंगे, इनमें डक्ट यूज होती है, इनमें डक्ट होती है, नलिकाएं होती है, वो चीजें यहां नहीं पढ़नी। जो हार्मोन रिलीज करती है, जो जहां से हार्मोन रिलीज होती है, वो एंडोक्राइन कहलाती है, वो कहलाती है एंडोक्राइन, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लेना आगे। मतलब है ये क्या हमारे पास है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिक्स ग्लैंड क्यों कहलाती है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज है। क्यों, ये एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन भी रिलीज करती है। अगर स्टमक, अब तक हमने क्या एक ग्लैंड इससे पहले पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, ग्रंथि पढ़ी है, स्टमक पढ़ी है, अमाशय पढ़ी है। तो अमाशय क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बहिस्रावी ग्रंथि है, एंजाइम रिलीज कर रही थी। तो ये क्या है, द लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड है। यहां तक बात क्लियर होगी कि हमारे पास एंजाइम और हार्मोन, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी, जिस दौरान एंजाइम रिलीज करती है, जिस दौरान हार्मोन करती है, उस दौरान क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। यस या नो है ना, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब क्या, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास मिश्रित ग्रंथि है, क्यों कहलाती है, किस लिए। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको काट करके देखें, तो हमने इसको काट करके देखा तो कुछ इस प्रकार से, ये मान लो अपने पास क्या पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ये क्या पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। अब इसका एक पार्ट तो ऐसा है जो 2 से 3%, जो टोटल का क्या 2 से 3% है, बाकी 97 to 98% है। जो 97 to 98% है वो काम करती है एज ए एक्सोक्राइन, एज ए एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी। कैसे, एज ए एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में। कैसे काम करती है, ये बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, जो क्या 97 to 98%। 2 से 3% पार्ट है वो क्या है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। कैसे करती है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है।
तो कहने का मतलब जो पैनक्रियाज है उसका 97 to 98% पार्ट से क्या है, जो एक्सोक्राइन के रूप में काम करती है, उससे क्या है, एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम रिलीज होते हैं। और जो 2 से 3% पार्ट जो क्या है, एंडोक्राइन के रूप में काम कर रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम कर रही है, उससे क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो एंजाइम रिलीज होते हैं तो मेनली कौन से, मेनली यहां से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। एक होता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन। या ट्राइप्सिनोजन, दोनों नाम सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख देता हूं। तो ये क्या होता है कि इनएक्टिव एंजाइम है। वैसे तो सारे यहां पर काम नहीं कर रहे, अक्रिय एंजाइम है। तो अब देखो फिर से बात कर रहा हूं, जो एंडोक्राइन वाला भाग है 97 से 98%, उससे क्या है, हार्मोन रिलीज होते हैं। और कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन, ये हार्मोन यहां से क्या है, रिलीज होते हैं। आगे हम देखें इधर वाला पार्ट जो है, इधर वाले पार्ट से क्या रिलीज होंगे, एंडोक्राइन से क्या रिलीज होंगे, हार्मोन। तो वो हार्मोन कौन कौन से, यहां से मेनली क्या है, 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 1 इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, और नंबर सोमेटोस्टैटिक होता है वो, और सोमेटोस्टेशन भी बोलते हैं उसे, और स्टेशन, और या फिर इसी को क्या बोलेंगे, सोमेटोस्टैटिक या सोमेटोस्टेट, सोमेटोस्टैटिक, सोमेटोस्टेशन, ये इसी एक ही के नाम है। ठीक है, तो 3 प्रकार के मेनली हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेशन। और जो ये पार्ट होता है, ये वाला जहां से क्या है, जो 2 से 3% है, एंडोक्राइन वाला, जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसे बोलते हैं आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप, आइलैट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप। हिंदी में पूछा जाए, लिखा जाए तो क्या है, लैंगरहैंस के द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, क्या होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिस पार्ट से हार्मोन रिलीज होते हैं, जो 2 से 3% है। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि प्रशांत महासागर में पाए जाएंगे द्वीप, या हिंद महासागर में होंगे, या अटलांटिक में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कहां पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। पैनक्रियाज में भी इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे रिलीज होते हैं हार्मोन। इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे रिलीज होते हैं हार्मोन। और इनका क्या है, जो साइंटिस्ट लैंगरहैंस ने, पॉल लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या इसको सेग्रीगेट करके इस पार्ट के बारे में बताया था, इसीलिए क्या आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका नाम दे दिया गया है। और इसमें कौन से, इंसुलिन एक हार्मोन है, एक ग्लूकागोन है, एक सोमेटोस्टेशन है। मेनली क्या है, यहां पर 3 प्रकार के हार्मोन है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंसुलिन कौन सी सेल से रिलीज होता है। यहां मेनली क्या है, 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, 4 है वैसे तो, जो ये भाग है 4 है। इसमें कौन सी, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा, गामा को ही डेल्टा बोलते हैं, गामा सेल, और एक होती है एफ सेल, एक होती है एफ सेल। तो अगर ये पूछे एफ सेल कहां पाई जाती है, तो पैनक्रियाज के आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्ट में पाई जाती है। पैनक्रियाटिक पेप्टाइड ये क्या है, रिलीज करने का काम करती है। तो अब हम बात करें, 1 बाय 1 बात कर रहे हैं कि इंसुलिन किससे रिलीज होता है, बीटा सेल से। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो इंसुलिन रिलीज हुआ है वो किससे रिलीज होगा, वो बीटा सेल से रिलीज होता है। अगर ये पूछे ग्लूकागोन किससे रिलीज होता है, तो ये अल्फा सेल से रिलीज होता है।
अगर ग्लूकागोन पूछे किससे रिलीज होता है, अल्फा सेल से रिलीज होता है। अगर पूछे सोमेटोस्टेशन कौन सी सेल से रिलीज होता है, तो गामा सेल या इसे ही क्या है डेल्टा सेल भी बोल देते हैं, डेल्टा सेल इससे रिलीज होता है। और एक चौथी सेल और होती है, उससे पैनक्रियाटिक पेप्टाइड रिलीज होता है, वो होती है एफ सेल। उसका नाम बहुत कम आता है, अगर आपको कभी आ जाए तो नीचे नोट में लिख लेना कि जो एफ सेल होती है वो पैनक्रियाज के आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्ट से रिलीज होती है और वो पैनक्रियाटिक पेप्टाइड को रिलीज करती है। मेनली क्या होता है, इंसुलिन का अधिकतर पूछता है, इंसुलिन किस सेल से रिलीज होती है, बीटा सेल से, ग्लूकागोन किससे, अल्फा सेल से, सोमेटोस्टेशन किससे, गामा सेल से रिलीज होने वाला है। एक बार मैं पहले थोड़ा सा इतना ही आपको रिपीट करवाता हूं, इसके बाद में आपको नोट करने का समय दिया जाएगा, उसके बाद हम इसमें आगे और बात करेंगे। अब देखो पैनक्रियाज के बारे में बात की जा रही है। अग्नाशय मानव के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, वो क्या है, पैनक्रियाज है। मिश्रित क्यों कहा गया, क्योंकि इससे एंजाइम भी रिलीज होते हैं, इससे हार्मोन भी होते हैं। इससे पहले हमने अमाशय पढ़ा था, इससे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, पसीने आ गए भाई। एंजाइम किससे रिलीज होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम रिलीज होते हैं। और हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या है, हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये पैनक्रियाज है, इसका क्या है, पूरा का पूरा जो पार्ट था उसका लगभग 97 से 98% जो पार्ट है वो एंजाइम्स वाला है, यानी एक्सोक्राइन के रूप में काम कर रहा है। 2 से 3% है वो एंडोक्राइन या एंडोस्राइन भी बोलते हैं, उसके रूप में काम कर रहा है। स्राइन भी बोलते हैं इसे, क्राइन भी बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग डिक्शनरी की अलग अलग रहती है। यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम कर रहा है। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि से मेनली जो वहां से क्या है एंजाइम रिलीज होने हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। नंबर 1 अमाइलेज। तो जहां भी अमाइलेज नाम आ जाए तो उससे मतलब है कि एक कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के काम आता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के काम आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइपेज। तो लाइपेज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टमक के अंदर लाइपेज मतलब लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट, यानी क्या फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है। आगे हमने पढ़ा ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन क्या है, ये इनएक्टिव यानी अक्रिय एंजाइम है, यह एक क्या है, अक्रिय एंजाइम है। और जब ये सक्रिय हो जाएगा तो ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बन जाएगा। जैसे पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बना था, उसी प्रकार से ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बन जाएगा और वो किस में हेल्पफुल होगा, प्रोटीन के डाइजेशन में। 1 बाय 1 हम बात करेंगे, पहले आप क्या करें, इतने को थोड़ा सा नोट कर ले। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं। आ जाओ, अब हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस की। अब पैनक्रियाटिक जूस कैसे, जो पैनक्रियाज है यहां से एंजाइम और हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, वो मिक्स होकर के जब क्या है पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के गिरता है, तो पैनक्रियाटिक जूस है। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए गए, अभी हमने बात की थी। पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज, कौन सा, अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना। किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या करना है, डाइजेशन करना है। इसका क्या करना है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन लिख रहा हूं मैं किस किस चीज का। हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, अब उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, पैनक्रियाटिक जूस लिखना है। इसमें ये लिखना है पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस, अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय रस अग्नाशय से स्रावित होता है, और अग्नाशय नलिका यानी पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा छोटी आंत में, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में जाकर के भोजन से मिल जाता है। क्या पैनक्रियाटिक जूस की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने, कि पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैनक्रियाज एंड थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहां पर कहां पर जाकर के ये एंटर कर जाएगा, एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स विद फूड। यानी पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज जो रस है, पैनक्रियाटिक जो रस के अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय नलिका के साथ में इससे होते हुए कहां पर है, छोटी आंत में क्या है, भोजन से मिक्स हो जाएगा। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या अमाइलेज पाया जाता है। फिर आप डेफिनेशन में लिखेंगे अमाइलेज, ये सॉरी डेफिनेशन का हेडिंग लिखेंगे अमाइलेज। अमाइलेज का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च एक दूसरे के रूप, ये इसी का रूप है स्टार्च। ठीक है, तो क्या करना है, डाइजेशन करना, पाचन करना। दूसरा क्या था अपने पास, सेकंड था लाइपेज।
लाइपेज, लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज का काम है फैट डाइजेशन। किसका है? फैट डाइजेशन। फैट को डाइजेस्ट करके किस में बदलना होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, तो फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में किया जाता है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना और कार्बोहाइड्रेट्स को किस में? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। किसको? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना इसका काम होता है। तीसरा हमारे पास क्या था? ट्रिप्सिनोजन था। क्या था? ट्रिप्सिनोजन। ये क्या था? एक इनएक्टिव एंजाइम था। ये क्या था? एक इनएक्टिव या अनएक्टिव एंजाइम था, अक्रिय एंजाइम था। ये क्या था? अक्रिय एंजाइम था। और जैसे देखो ये क्या होता है? सक्रिय। ये एक्टिव कब होता है ये चीज देखनी है। तो जैसे पैनक्रियाटिक जूस यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस भी इधर से आएगा। और बाइल जूस का नेचर कैसा है? बाइल जूस का नेचर है लाइट एल्कलाइन। कैसा है? लाइट एल्कलाइन। तो जब क्या है? ट्रिप्सिनोजन है, क्या होता है? जब बाइल जूस के कांटेक्ट में आता है, जब क्या है? बाइल जूस के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ही बाइल जूस से मिक्स होता है, तो बाइल जूस से मिक्स्ड होने पर, जैसे ही बाइल जूस से मिक्स्ड होता है तो इसे कैसा नेचर मिलेगा? एल्कलाइन नेचर मिलेगा। अल्कलाइन नेचर मिलेगा। हिंदी में देखा तो कैसा मिलेगा? क्षारीय माहौल मिलेगा। क्षारीय माहौल मिलेगा। और जैसे क्षारीय माहौल में ये क्या है? इसके साथ में बाइल जूस से मिक्स होगा और इससे क्षारीय माहौल मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा। तो ये क्या? ट्रिप्सिनोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। दोनों स्पेलिंग सही है, ट्रिप्सिन। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन। और सिन रूट वर्ड किसका है? पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन। तो ट्रिप्सिन का भी क्या है? काम क्या है? इसका काम करना है डाइजेशन। किसका डाइजेशन करना? प्रोटीन का डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करना? प्रोटीन का डाइजेशन करना इसका कार्य है। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर रिपीट कर देता हूं। पैनक्रियाटिक जूस है। पैनक्रियाटिक जूस से क्या है? एंजाइम और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कुछ और लिक्विड भी होते हैं। उनमें क्या है? अगर एंजाइम की बात करें, एमाइलेज होता है उसमें प्रेजेंट, जिसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन करना, पाचन करना। किस में? ग्लूकोज में कर देना, ग्लूकोज में तोड़ देना। दूसरा हमने पढ़ा यहां पे लाइपेज। दूसरा कौन सा है? लाइपेज एंजाइम है। ये क्या है? फैट को, किसको? फैट को किस में? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना, यानी वसा। फैट यानी वसा का पाचन करना। किसका? वसा का पाचन कर देना। ट्रिप्सिनोजन एक क्या है? अक्रिय एंजाइम है। कैसा है? एक अक्रिय एंजाइम है, यानी क्या? सुस्त है, सोया पड़ा है। जैसे बाइल जूस के कांटेक्ट में आएगा, मिक्स होगा, तो उसे कैसा माहौल मिलेगा? इसे कैसा माहौल मिलेगा? ट्रिप्सिनोजन को अल्कलाइन नेचर मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? अल्कलाइन नेचर। यानी क्या? बाइल जूस का नेचर क्या है? एल्कलाइन ही है, लाइट एल्कलाइन। तो ये क्या? ट्रिप्सिन से बदल करके किस में हो जाएगा? ट्रिप्सिनोजन से बदल के किस में हो जाएगा? ट्रिप्सिन। एक एक्टिव एंजाइम में हो जाएगा। किसमें? एक एक्टिव एंजाइम में, यानी एक सक्रिय एंजाइम में बदल जाएगा। और इस सक्रिय एंजाइम का कार्य क्या होगा? प्रोटीन, जो क्या है? पहले पेप्टोन वगैरह में टूटा हुआ था, प्रोटियोज और पेप्टोन में। कब? पेप्सिन ने किसको? प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में तोड़ दिया था। आगे ये क्या करेगा? उसे डाइजेशन करने का काम करता है। किसमें? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। कुछ तो पेप्सिन ने ही कन्वर्ट कर दिया था अमीनो एसिड में, परंतु क्या है? सारे को तोड़ करके कुछ को डाइजेस्ट कर दिया था। तो बाकी बचा हुआ जो था वो क्या हुआ? किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। तो अब ध्यान रखिए, पूरी क्रिया यह है टोटल रिएक्शन। ये टोटल जो ये हमारे पास एंजाइम्स है, वर्क, इनका वर्क प्लेस क्या है? इनका काम करने का स्थान कौन सा है? इनका वर्क प्लेस है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी बता रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों। इन सबका वर्क प्लेस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इधर से क्या है? पैनक्रियाटिक जूस आया, इधर से बाइल जूस आया, ये मिक्स हो गए और इसके अंदर क्या है? साधन टूटते जा रहे हैं, डाइजेशन होता जा रहा है और ये पूरी क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। ना तो खाना पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में गया है, ना ही खाना इधर क्या है? गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट में गया है। टोटल दोनों तरफ से क्या है? जूस आए छोटी आंत में और वहां भोजन पहले आया हुआ था। भोजन कौन सा आया था? ऊपर से भोजन कौन सा आया था? ऊपर से भोजन जो आया था वो यहां पर आया। हमारे पास भोजन कौन सा था? काइम नाम था। यहां से इसमें बोलस, बोलस से आगे क्या है? काइम। स्टमक से क्या है? काइम आया और काइम में मिक्स करके ये काम कर दिए। आगे हम इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को और पढ़ेंगे, परंतु पैनक्रियाज पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे? इसके अंदर इतना ही पढ़ेंगे। अब जिसको डाउट है तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके एक बार इसको फिर से क्या करें? चला करके एक दो बार देख लें, और वरना क्या मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इसको नोट करें, फिर हार्मोन वाली बात करते हैं।
फटाफट आ जाओ भाई। अब आते हैं ये क्या हार्मोन वाले पोर्शन में। क्या हाइलाइट्स ऑफ लैंगरेंस में हमने 3 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे। नंबर 1 हमने पढ़ा था इंसुलिन, क्या पढ़ा था, इंसुलिन। नंबर 2 ग्लूकागॉन। नंबर 3 सोमेटोस्टेशन या सोमेस्टेटिन, दोनों ही नाम, ये तीनों नाम इसके सेम ही है। इंसुलिन कौन सी किससे रिलीज होता है, बीटा सेल से। किससे रिलीज होता है, बीटा सेल से। ग्लूकागॉन किससे होता है, अल्फा सेल से रिलीज होता है। और सोमेटोस्टेशन किससे होता है, डेल्टा या गामा सेल से होता है। एक और कौन सी होती है, एफ सेल, वो क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक पेप्टाइन क्या रिलीज करती है। अब देखिए इंसुलिन का काम क्या है। अब देखो 2 चीजें, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लाइकोजन। 2 चीजें होती है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज होता है वह इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी होती है, यानी तुरंत मिलने वाली ऊर्जा। अगर इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी का मतलब है तुरंत मिलने वाली ऊर्जा, तो तुरंत मिलने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, ग्लूकोज। जैसे कहते हैं ना ग्लूकोन डी, पिया और जोश आ गया, ठीक है। ग्लूकोन डी पीते क्या, जैसे ही बच्चा पहले सुस्ती में पड़ा है, मम्मी ने ग्लूकोन डी पिलाई, ग्लूकोन डी पीते ही एकदम से किक मारता है किसके, फुटबॉल के, एनर्जी आ गई। इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी, तुरंत मिलने वाली ऊर्जा कौन सी होता है, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या आता है, स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। और ये क्या है, इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी है। इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी, तुरंत मिलने वाली ऊर्जा। और ये क्या है, संचित ऊर्जा है। तो इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ग्लूकोज तो हम यूज कर ले रहे हैं बोलने में। देखो ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा बोलने में, चलने में, बैठने में, खाना खाने में, हर जगह चाहिए हमें। तो जितनी आवश्यकता है उतनी तो हम यूज कर लेते हैं। एक्सेस एनर्जी, एक्सेस ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना, यानी किस में बदल देना, स्टोर्ड ऊर्जा में। किस में, स्टोर्ड ऊर्जा में, यानी किस में, जो क्या स्टोर्ड ऊर्जा है। और ये स्टोर कहां होता है ग्लाइकोजन, ये स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर। स्टोर इन लीवर, ये कहां स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। क्या है, ये स्टोर एनर्जी है। किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना। तो जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, हम सुनते हैं कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है जी, ठीक है। डायबिटीज, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज कैसे हुआ भाई, ग्लूकोज क्या है, शुगर है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज होता क्या है, शुगर, चीनी तो है, ये शुगर है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पड़ा रहेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं। भाई इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को बदल करके ग्लाइकोजन में बदल देना, ग्लूकोज को उठा करके ग्लाइकोजन में बदल देना। अब इंसुलिन ही कम है तो ग्लूकोज बदलेगा ही नहीं ग्लाइकोजन में, तो किससे पड़ा रहेगा, ग्लूकोज के रूप में ही। और ग्लूकोज के रूप में पड़ा रहेगा तो होगा क्या, अगर ग्लूकोज के रूप में पड़ा रहेगा तो शुगर ही तो है, शुगर हो जाएगी। ग्लूकागॉन का काम क्या है, जब भी शरीर को आवश्यकता होती है, शरीर को आवश्यकता कब होती है, स्टोर्ड एनर्जी लेने की। मान लो आज फास्ट है या हमने सुबह से किसी काम में बिजी, हमने कुछ खाया नहीं, तो हमें शरीर में काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। तो ऊर्जा आएगी कहां से, हमने तो कुछ खाया नहीं। वो ऊर्जा आएगी जो स्टोर्ड रखी है, ऊर्जा जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रखा है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन का कार्य क्या है, स्टोर्ड एनर्जी यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना। इमरजेंसी के समय जब शरीर के पास किसी रिसोर्स के द्वारा ऊर्जा न मिल रही हो या भोजन के द्वारा ऊर्जा न मिल रही हो, तो शरीर को पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए या उसके ऑर्गन्स को वर्किंग मोड में रखने के लिए, उसके अंगों को क्या है, एक कार्यरत रूप में रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहां से आती है, जो लीवर में स्टोर हो गई थी ग्लूकागॉन के रूप में, उसको ग्लाइकोजन के रूप में उसे ग्लूकागॉन ने क्या, ग्लूकोज में बदल दिया और उसे एनर्जी मिल चुकी है। तीसरा हमारे पास है सोमेटोस्टेटिन। ये क्या है, गामा डेल्टा सेल से होती है। इसका काम है इंक्रीज अजेमिलेशन, स्वांगीकरण को बढ़ाना। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताई थी कि एजेमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है। तो आप वहां पर जाकर के इसको जरूर देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले लेक्चर में बताई। तो ये इन तीनों के काम है, कहां से रिलीज हो रहा है, कहां से नहीं रिलीज हो रहा है, ये इसको सही से नोट कर लें। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा से इसको दोहरा करके देखें। मैं इन चीजों की दोबारा बात करूंगा, परंतु यहां नहीं, इन चीजों की दोबारा बात करेंगे एक्सोएंडोक्राइन में, जब डायबिटीज मेलिटस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग।